नमस्कार साथियों, मित्रों, छात्र छात्राओं और बच्चों। आज हम यूजी के थर्ड ईयर या सिक्स सेमेस्टर के जो पेपर है, फर्स्ट पेपर पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, उसमें जो महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं उनमें से आज हम देखेंगे जीएस घुरिये तथा मजूमदार के विषय में बात करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दोनों थिंकर्स हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएस घुरिये से। तो जीएस घुरिये, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1893 को महाराष्ट्र के मालवा में हुआ था और मृत्यु इनकी 28 दिसंबर 1983 को हुई थी। तो बच्चों, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीएस घुरिये का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखें। मृत्यु के विषय में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जन्म के विषय में अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जो सदाशिवराव घुरिये, इनको शॉर्ट में जीएस घुरिये भी कहते हैं, तो कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीएस घुरिये का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग इसको भी पूरा याद रखिए, गोविंद सदाशिव घुरिये। अच्छा, इनका जो अध्ययन का अप्रोच था, जो पर्सपेक्टिव था, जो इनका जिस दृष्टिकोण से या जिस दृष्टि से इन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया, उसका जो परिप्रेक्ष्य है वह भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, यानी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है क्या? ये एक्चुअली में जब कोई भी थिंकर्स या विचारक भारतीय धर्म ग्रंथों या स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय समाज का अध्ययन करता है, तो हम कहते हैं भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग उसने किया है। तो इसी तरीके से जीएस घुरिये द्वारा उनको दृष्टि में रखते हुए या उनका अध्ययन करने के बाद भारतीय समाज का अध्ययन किया और उसी दृष्टि से किया। इसलिए इनके जो पर्सपेक्टिव है या दृष्टिकोण है, इसको भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। तो बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का संबंध किस थिंकर से है। 4 थिंकर्स दे दिए, उसमें से किसी पे लगाना होता है। तो याद रखिए, जीएस घुरिये जो है भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। जीएस घुरिये के अलावा एक और जो है थिंकर लुई ड्यूमा भी भारतीय विद्याशास्त्री से परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिए। घुरिये के साथ साथ ड्यूमा भी भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। अब आते हैं घुरिये की जो प्रसिद्ध पुस्तक हैं उन पर। तो पुस्तकों में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसकी पुस्तकें वो मैंने ली हैं, हालांकि पुस्तकें तो कई लिखी हैं। तो पहली इनकी पुस्तक है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो 1959 में इनके द्वारा लिखी गई, बहुत बार पूछी गई है। दूसरी इनकी पुस्तक है कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया, जाति और प्रजाति भारत में जाति और प्रजाति। ये इनकी पुस्तक भी है और इनकी थीसिस भी है। इन्होंने पीएचडी भी अपना इसी टॉपिक पे की थी, कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया। बहुत बार ये पुस्तक पूछी गई है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, द एबॉरिजिनल्स, जो 1932 में लिखी गई थी। ये भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद इंडियन सोसाइटी, इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक। नेक्स्ट, रर्बन कम्युनिटी, 1963 में लिखी गई पुस्तक, बहुत बार पूछी है। रर्बन कम्युनिटी किसके द्वारा लिखी गई है, कब लिखी गई है। उसके बाद जो पुस्तक लिखी है, ट्राइब एंड कास्ट इन इंडिया, ट्राइब एंड कास्ट इन इंडिया। नेक्स्ट, महादेव कॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक इनकी है महादेव कॉलेज। तो आप याद रखिए महादेव कॉलेज घुरिये। फिर उसके बाद द इंडियन साधु, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, महादेव कॉलेज की तरह ये भी बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, शायद ही कोई पेपर ऐसा होता हो जिसमें ये पुस्तक ना पूछी जाती हो। घुरिये टॉपिक में है तो 90% चांसेस इन पुस्तकों के रहते हैं। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इंडियन साधु, महादेव कॉलेज, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एबॉरिजिनल्स, रर्बन, ट्राइब एंड कास्ट, सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। सन भले ही ना करें कब लिखी गई, लेकिन पुस्तकों के नाम जो है आप अच्छे से देखिएगा। अब इनके स्टेटमेंट्स पर आते हैं। कुछ प्रमुख स्टेटमेंट्स हैं जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जैसे इन्होंने भारत को बताया है प्रजातियों का अजायब घर, यानी भारत क्या है, भारत में बहुत सारी प्रजातियों के लोग रहते हैं, तो इसीलिए इसको प्रजातियों का अजायब घर घुरिये ने बोला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इनका है जनजातियों को पिछड़ा हिंदू। इन्होंने जनजातियों यानी ट्राइब्स को पिछड़ा हिंदू, बैकवर्ड हिंदू बोला है। बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा है, बैकवर्ड हिंदू किसने कहा है जनजातियों को। अगला देखते हैं, ब्राह्मणों ने कहा, इन्होंने ब्राह्मणों ने अपने कल तथा सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को जन्म दिया, यानी ये जाति प्रथा के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार बताते हैं। कुल, ब्राह्मणों ने अपने कुल तथा सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को जन्म दिया। नेक्स्ट है, जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है। ऊर्ध्वाधर एकता जातियों में पाई जाती है, ये इन्होंने बोला है। उसके बाद एशियाई उत्पादन रीति भारत में जाति व्यवस्था की स्थिरता से जुड़ी हुई है, यानी जाति व्यवस्था जो भारत में मजबूती से है उसके पीछे जो है एशियाई उत्पादन की जो रीति है वह जिम्मेदार है, इसको मानते हैं। इसको भी क्वेश्चन पूछ लिया था, जाति व्यवस्था की स्थिरता के लिए घुरिये ने क्या बताया है, एशियाई उत्पादन रीति, एशियाई सामाजिक व्यवस्था, एशियाई सांस्कृतिक व्यवस्था, एशियाई राजनीतिक व्यवस्था या एशियाई उत्पादन रीति, तो हम लगाएंगे इसमें एशियाई उत्पादन रीति। अगला देखते हैं, इन्होंने कहा है जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है। कहा है जाति में जो परिवर्तन हुए हैं उसके लिए बोला है परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं हुआ। यानी जो जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है या उसमें जो चेंजेज आ रहे हैं वो चेंजेस दिख रहे हैं ऊपर से, लेकिन जो उसके बारे में विचारधारा सदियों से चली आ रही है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी व्यवहार में भले ही थोड़ा बहुत दिख रहा हो, लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है उसमें चेंज नहीं आया है। यानी परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं हुआ। अगला इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा है भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान है। जाति क्या है, जाति व्यवस्था के लिए बोला है भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है, ब्राह्मणों की संतान, इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान किसने कहा है, तो ये घुरिये लगाएंगे। और आगे इसमें बोला है जो कि गंगा और यमुना के मैदान में पली और वहाँ से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया। जो कि गंगा और यमुना के मैदानों में पली और वहाँ से, ये जाति के विषय में बोला है कि जाति जो है ब्राह्मणों की संतान है, वो ब्राह्मण इंडो आर्यन संस्कृति से जुड़े हुए हैं और ये गंगा यमुना यानी यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के मैदानों में ये जन्म पली है और यहीं से फिर दूसरे क्षेत्रों में, इंडिया के क्षेत्रों में इसका प्रचार हुआ है। तो ये देखिए सारे स्टेटमेंट इसके सभी इम्पोर्टेंट हैं। पिछड़ा हिंदू, जनजातियों को कहा है, प्रजातियों का अजायब घर, ऊर्ध्वाधर एकता, परिवर्तन व्यवहार में हुआ, वैचारिकी में नहीं हुआ, इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान, गंगा यमुना मैदान में पली, वहाँ से दूसरे देश के भागों में फैली। तो सभी आप लोग एक बार बस आप दोहरा लेंगे ना इसको, मैं जो बोल रहा हूँ, तो आपको एकदम तैयार हो जाएगा, एकदम जब एग्ज़ाम में देंगे तो क्लिक करेगा कि हाँ वही घुरिये की बात बोली गई थी और उन्होंने ही इसको बोला है। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और हैं घुरिये की, जैसे इन्होंने भारतीय समाज में इनको संस्थापक सदस्य के रूप में जाना जाता है। यानी जो समाजशास्त्र की नींव रखी गई उसमें घुरिये जी का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए उसको फाउंडर मेंबर के रूप में जाना जाता है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1952 में इनके द्वारा की गई, जो कि भारत का पहला समाजशास्त्रीय संघ था। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी भारत का पहला समाजशास्त्रीय संघ था जिसकी स्थापना घुरिये के द्वारा की गई 1952 में। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, घुरिये ने की, कब की, 1952, 53, 54, 55, तो 1952 लगाएंगे। या पूछ लिया जाता है भारत का पहला समाजशास्त्रीय संघ कौन सा है, कई सारे 3-4 दे दिए, उसमें पूछ लिया एक। तो इसको आप पूरा ध्यान रखिए, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1952 में भारत का पहला समाजशास्त्रीय संघ, इनका जीएस घुरिये। अगला जो है, इन्होंने जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत को भी मान्यता दी है। यानी जाति की उत्पत्ति के 3-4 सिद्धांत हैं, जब जाति वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें प्रजातीय सिद्धांत रिजले के द्वारा दिया गया था, उसमें जीएस घुरिये ने जो है उसको समर्थन दिया है, यानी उससे एग्री, सहमति व्यक्त करते हैं।
और घूरिये के साथ साथ मजूमदार भी जो है प्रजातीय सिद्धांत के फेवर में हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसका संबंध, कौन इसको जो है प्रजातीय सिद्धांत को जो है समर्थन करता है। प्रजातीय सिद्धांत क्या था? ये था आर्यों एवं अनार्यों के प्रजातीय एवं सांस्कृतिक संपर्क को जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी माना। यानी भारत में आर्य लोगों ने आक्रमण किया और जो यहाँ के जो मूल द्रविड़ लोग थे उनमें आपस में सांस्कृतिक संपर्क हुए, जिससे उसके बाद फिर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। ये प्रजातीय सिद्धांत है। तो इसको आप लोग याद रखिए। प्रजातीय सिद्धांत को समर्थन जीएस घूरिये द्वारा दिया गया, मजूमदार भी द्वारा दिया गया और रिजले इसके जो है सिद्धांत देने वाले थे। अगला जो है इन्होंने जाति व्यवस्था के लिए 6 लक्षण या विशेषता बताई हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे पहली विशेषता है खंडात्मक विभाजन, यानी समाज का खंडों में विभाजन जाति करती है। दूसरी विशेषता है संस्तरण, यानी समाज में संस्तरण जाति के द्वारा ऊंच नीच मध्यम ये लाया जाता है। तीसरी विशेषता है खाने पीने पर प्रतिबंध होता ही है। आप लोग जानते हैं निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के बीच में रेस्ट्रिक्शन होता है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के यहाँ खाना खाना पसंद नहीं करते और निम्न जाति के लोगों को उच्च वाली जाति के लोग अपने यहाँ खाने के लिए इनवाइट नहीं करते। धार्मिक प्रतिबंध भी लगे रहते हैं और व्यवसाय पर भी प्रतिबंध होते हैं। कौन सा व्यवसाय उच्च जाति के लोग करेंगे, कौन सा व्यवसाय निम्न जाति, और विवाह संबंधों पर भी प्रतिबंध लगे रहते हैं। तो ये 6 विशेषताएं हैं: खंडात्मक, संस्तरण, खान पीन, धार्मिक, व्यवसाय और विवाह। ये आप लोग याद रखिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी विशेषता जो है नहीं दी गई है और दी गई है तो उस पर 1 दे देगा और पूछ लेगा दी गई है और या मान लो पूछ सकता है कि निम्न में से 3 दे दी और पूछ ले 1 किसी और को दे दिया, पूछ ले कौन सी नहीं है। इसी तरीके से घूरिये ने ग्रामीण समुदायों की विशेषताएं भी बताई हैं। जो 3 महत्वपूर्ण इन्होंने विशेषताएं बताई हैं वो है परंपरावादी प्रकृति गांव की होती है, गांव में जातीय संस्तरण होता है और गांव की आर्थिक संरचना होती है। इसी तरीके से नगरीय समुदाय की विशेषता भी बताई है जिसमें जनसंख्या अधिक होती है, जनसंख्या की विभिन्नता भी होती है, अधिक तो होती है, विविधता भी होती है, विभिन्नता भी होती है, और दूसरी गतिशीलता होती है। गतिशीलता का मतलब मूवमेंट होता है, यानी अपनी क्षमता में, अपनी सामर्थ्य में वृद्धि करके लोग जो है सोशल स्टेटस ऊंचा कर सकते हैं, उसको गतिशीलता बोला है। और इसके बाद जो है इन्होंने बैरियर एल्विन की एक पुस्तक थी द एबोरिजन्स की बहुत ही आलोचना की है, बहुत ही कटी आलोचना की है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले तो द एबोरिजन्स जो है किसकी पुस्तक है, तो बैरियर एल्विन लगाएंगे, और उसकी आलोचना किसके द्वारा की गई, कटु आलोचना किसके द्वारा की गई, तो घूरिये के द्वारा की गई। घूरिये के विषय में ये भी है कि इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना जो 1919 में पैट्रिक गिट्स के द्वारा की गई थी, उसके पैट्रिक गिट्स के बाद ये जो है उसके विभाग अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो पूछ लिया जाता है कि पैट्रिक गिट्स के बाद बम्बई यूनिवर्सिटी समाजशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें आप जीएस घूरिये लगाएंगे, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। या पूछ लिया जाता है मुंबई यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब हुई, 1919 में, किसके द्वारा हुई, पैट्रिक गिट्स के द्वारा। या जीएस घूरिये किस यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे, तो पूछ लिया, मुंबई दे दिया, कलकत्ता दे दिया, मैसूर दे दिया, लखनऊ दे दिया, तो हम लगाएंगे मुंबई यूनिवर्सिटी। देखिए जीएस घूरिये पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता इनसे बाहर आएगा। अगर आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। खास करके आप बुक्सों पर ध्यान दीजिए और स्टेटमेंट्स और ये भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी, और ये आपका मुंबई यूनिवर्सिटी 1919 पैट्रिक गिट्स के बाद विभाग अध्यक्ष, और जनजाति की विशेषताएं 6 जो इन्होंने दी हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है थिंकर्स लेते हैं। डी.एन. मजूमदार। डी.एन. मजूमदार का पूरा नाम धीरेन्द्र नाथ मजूमदार है, और कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो हम लोग तैयारी करते समय ये ध्यान रखें कि क्या है। तो डी.एन. मजूमदार का पूरा नाम है धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। इनका जन्म 1903 में पटना में हुआ, मृत्यु 1960 में हुई। मृत्यु पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते कम ही है, न के बराबर, लेकिन जन्म के विषय में ज़रूर पूछ लेते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ। इनकी जो बुक्स हैं वो बड़ी फेमस बुक्स हैं। पहली बुक्स है छोर का एक गांव।
छोर का एक गांव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। छोर एक्चुअली गुजरात में एक क्षेत्र का नाम है, तो उस क्षेत्र के एक गांव पर इन्होंने अध्ययन किया था, उसी के लिए उसी पर आधारित इनकी पुस्तक का नाम भी रखा इन्होंने, छोर का एक गांव। इसी तरीके से इन्होंने यूपी के एक महोना नाम के गांव का भी अध्ययन किया है। सेकंड जो उनकी बुक है, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे आता है, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? 1944 में लिखी गई थी। तीसरे नंबर की इनकी पुस्तक है ए ट्राइब इन ट्रांजिशन। ए ट्राइब इन ट्रांजिशन बहुत बार पूछी है। और उसके बाद रूरल प्रोफाइल्स डी.एन. मजूमदार। नेक्स्ट कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज। उसके बाद जो उनकी पुस्तक है हो, और फिर द प्यूपिल ऑफ फॉरेस्ट कल्चर। हो जनजाति का नाम है जो झारखंड में पाई जाती है, उस पर इनका पीएचडी का काम भी है, और उसी पर जो उनकी थीसिस हुई थी उसका नाम भी था द प्यूपिल ऑफ फॉरेस्ट कल्चर। तो आप लोग इनको याद रखिए। छोर का एक गांव वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इंडियन विलेज, रूरल प्रोफाइल, ट्राइब एंड टेंशन, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ये सारी बुकें जो हैं इनकी 6 की 6 बुकें सब इम्पोर्टेंट हैं। अब उसके बाद आते हैं इनके स्टेटमेंट पर। तो देखिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिन्होंने जाति को एक बंद वर्ग बोला है। क्या बोला है? बंद वर्ग। बंद वर्ग का मतलब क्या? जैसे वर्ग में तो आदमी अपनी क्षमताओं में वृद्धि करके उच्च स्टेटस पा सकता है, लेकिन जाति में उच्च स्टेटस कितनी भी कोशिश कर ले, जाति बदल नहीं सकती है, उसको चेंज नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको इन्होंने बंद वर्ग की संज्ञा दी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला इनका इन्होंने बताया है, भारत की जाति व्यवस्था एक अनोखी और अनुपम व्यवस्था है। तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है। अनूठी के नाम से भी आ जाता है, अनोखी के नाम से भी आ जाता है, अनुपम व्यवस्था के नाम से भी। यानी भारत की जाति व्यवस्था को किसने अनूठी या व्यवस्था कहा है, किसने अनोखी व्यवस्था कहा है, किसने अनुपम व्यवस्था कहा है। तो इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। उसके बाद इन्होंने बताया है, भारत जाति एवं संप्रदायों की परंपरागत या परंपरात्मक स्थली माना जाता है। भारत को जाति एवं संप्रदायों की परंपरागत या परंपरात्मक स्थली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में जाति घुली हुई है, और यहाँ तक ईसाई तथा मुसलमान भी इससे अछूते नहीं रहे। यानी जाति व्यवस्था ईसाई और मुसलमानों में भी पाई जाती है, ऐसा मजूमदार बोले। पाई तो जाती है, लेकिन उनका स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिए। यहाँ की हवा में जाति घुली, हवा में, एयर में जाति घुली है। यानी इतना ये दृढ़ता से हिंदुस्तान में है कि ऐसा लगता है कि यहाँ की हवा में भी जाति है, और ये परंपरागत या परंपरात्मक स्थली जाति की मानी जाती है भारत को। इस तीनों स्टेटमेंट इसके इम्पोर्टेंट है। ये जो है एक स्टेटमेंट में ही 3 है, हवा में जाति घुली है, ईसाई तथा मुसलमान भी अछूते नहीं रहे, परंपरागत या परंपरात्मक स्थली। अगला देखते हैं, इन्होंने बोला है, जनजातीय धर्म एक सीमांत धर्म है। यह धर्म जादू और विज्ञान का मिश्रण है। यानी ट्राइब्स में जो धर्म पाया जाता है वो तीनों चीज़ों का मिश्रण है। धर्म का है जिसमें धर्म के तत्व भी हैं, जादू के तत्व भी हैं, और विज्ञान के तत्व हैं। उसको सीमांत धर्म की संज्ञा इनके द्वारा दी गई है। तो पूछा जाता है कि कौन कहता है कि जनजातीय धर्म एक सीमांत धर्म है, या कौन कहता है कि जनजातीय धर्म जादू तथा विज्ञान का सम्मिश्रण या मिश्रण है। अगला देखते हैं, इन्होंने बोला है, जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन अगर किसी ने किया है तो वो मजूमदार हैं। इनके द्वारा ही सबसे पहले जाति व्यवस्था का अध्ययन, और वो भी व्यवस्थित तरीके से किया गया है। आगे देखते हैं, जाति व्यक्तियों की प्रतिरक्षा की प्रमुख व्यवस्था है। इन्होंने बोला है कि जो जाति है वो अपने सदस्यों की, या जो भी जाति से बंधे हुए लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उनकी रक्षा भी करती है। यानी जाति व्यक्तियों की प्रतिरक्षा की प्रमुख व्यवस्था, यानी उनकी रक्षा जाति करती है। जाति का ये पॉजिटिव पॉइंट उन्होंने बोला है कि उनकी सुरक्षा भी करती है। अगला, जातियों के प्रजातीय सिद्धांत से सहमत, पहले ही बता चुका हूँ, धुर्य, रिजले और मजूमदार तीनों जो है जातियों के प्रजातीय सिद्धांत से सहमत हैं, और रिजले द्वारा दिया ही गया है। तो ये सारे स्टेटमेंट इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट। बंद वर्ग है, अनूठी, अनोखी, अब मैं क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं।
लेकिन इनमें भी अगर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट तो जाति एक बंद वर्ग है। यहाँ की हवा में जाति घुली है, अनूठी अनोखी अनुपम व्यवस्था है, व्यवस्थित अध्ययन प्रतिरक्षा, ये सब जो है इसके 2-3 इसमें। पहला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हवा में जाति घुली है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपका ये सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन इनके द्वारा किया गया। तो स्टेटमेंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और हैं इनके बारे में। इन्होंने जो है हो जनजाति, जैसे मैं बताया है, हो जनजाति जो कि झारखंड में कोल्हान क्षेत्र में रहती है, उस पर इन्होंने अध्ययन किया, उसकी सांस्कृतिक संपर्क तथा सांस्कृतिक ग्रहण विषय पर शोध कार्य किया, रिसर्च की, थीसिस लिखी पीएचडी का। तो पूछा जाता है कि इनका शोध कार्य या रिसर्च किस जनजाति पर हुआ था, है ना। तो लिखेंगे हो जनजाति, उसमें हो दे दिए, गारो दे दिए, खासी दे दिए, नायर दे दिए, तो हो जनजाति लिखेंगे। या पूछ लिया था हो जनजाति कहाँ पाई जाती है, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तो इस पर ध्यान देंगे। या पूछ लिया था भाई हो जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, कोल्हान में पाई जाती है, या कोई XYZ कोई और क्षेत्र उन्होंने। या तो झारखंड भी इम्पोर्टेंट है, कोल्हान भी इम्पोर्टेंट है, हो भी इम्पोर्टेंट है, ये जो है, और मजूमदार हो जनजाति से संबंधित है, उसका अध्ययन इन्होंने किया। नेक्स्ट इन्होंने विसंस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। विसंस्कृति का मतलब डीकल्चरलाइजेशन की अवधारणा इनके द्वारा दी गई। किसने दी डीकल्चरलाइजेशन? कल्चरलाइजेशन कल्चरल तत्वों को सीखना, और डीकल्चरलाइजेशन यानी उनसे हटना या उनको भूल जाना या उनको समाप्त कर देना, डीकल्चरलाइजेशन कहलाया जाता है। उसकी कंसेप्ट DN मजूमदार द्वारा दिया गया। आगे इनके विषय में बताया कि इन्होंने जाति तथा भू स्वामित्व के बीच के संबंध को सर्वप्रथम अपने अध्ययन का विषय बनाया। जाति व्यवस्था का भूमि स्वामित्व से क्या संबंध है, या किस जाति के लोगों के पास कितना भूमि का स्वामित्व है, इसके विषय में अध्ययन अगर किसी ने किया तो वो DN मजूमदार हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस पर अध्ययन किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे इन्होंने देखिए एक और, समाजशास्त्र की भूमिका को सामाजिक इंजीनियरिंग माना, यानी समाजशास्त्र क्या रोल प्ले करता है या क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसका रोल क्या है, ये सामाजिक इंजीनियरिंग की भूमिका निभाता है। सामाजिक इंजीनियरिंग की भूमिका कौन निभाता है? ये समाजशास्त्र। जैसे एक इंजीनियर होता है ना, मशीन को ठीक करता है, उसके विषय में जानता है, इसी तरीके से समाजशास्त्र वो विषय है जो समाज की छोटी छोटी इकाइयों, संस्थाओं की जो है इनके बारे में जानकारी रखता है, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, इसीलिए उसको सामाजिक इंजीनियर की भूमिका बोला है। इन्होंने बोला है कि समाजशास्त्र 6 सकारात्मक कार्यों को करता है। पूछा जाता है कितने सकारात्मक कार्य किए जाते हैं, तो 6 सकारात्मक कार्य किए जाते हैं। इन्होंने भारत में पहली बार एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया तथा सांख्यिकीय अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया। बहुत बार इस पर पूछा जाता है औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण पहली बार किसके द्वारा किया गया भारत में, तो DN मजूमदार के द्वारा किया गया। याद रखिए इसको, DN मजूमदार के द्वारा सबसे पहले औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया गया तथा सांख्यिकीय अवधारणाओं का प्रयोग उनके अपने सर्वेक्षण में किया। इन्होंने भारत को प्रजातियों का द्रवणीय पात्र कहा है। प्रजातियों का द्रवणीय पात्र, इंडिया इज ए मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस। प्रजातियों का अजायब घर घूरिये ने बोला है, जबकि ये बोल रहे हैं प्रजातियों का द्रवणीय पात्र। इंग्लिश याद रखिएगा, इंडिया इज ए मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस। तो ये मजूमदार के विषय में मुख्य चीज़ें हैं। मुझे लगता है अगर मजूमदार से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा और आप लोगों के सिलेबस में है, तो ये किसी भी तरीके से अगर आप इसको मिस ना करिए और अच्छे से इसकी तैयारी करिए। नेक्स्ट देखिए, कुछ आधारभूत जानकारियां हैं जो कि अक्सर करके परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, तो उसको अभी आप लोग तैयार करिए। जैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त काम्ट है। इनका जन्म 1798 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1857 में हुई थी। तो ये तो जानते ही होंगे फादर ऑफ सोशियोलॉजी, लेकिन जन्म को अक्सर करके बच्चे गलत कर देते हैं। 1798 और मृत्यु 1857, या दे दिया अगस्त काम्ट का कालखंड कितना था, तो 1798 1857 आप लोग याद रखिए।
और नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन कार्य पूरे विश्व में अगर हम देखें तो अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी में 1876 में सबसे पहले समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू हुआ। बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो येल यूनिवर्सिटी आप लोग याद रखिए, बैठा लीजिए दिमाग में, अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, सन याद रखिए 1876। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया में समाजशास्त्र की स्थापना अध्ययन अध्यापन कब हुआ, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी याद रखिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी 1914 में सबसे पहले यहाँ पर स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ। सबसे पहले पूरे भारत में सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी जहाँ पर समाजशास्त्र विषय पढ़ाया गया, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1914 में पढ़ाया गया। और यहाँ पर जो सबसे पहले समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे वो पैट्रिक गिट्स थे। पहले भी मैं बता चुका हूँ जीएस घूरिये वाले पेज पर, उसमें मैंने बताया पैट्रिक गिट्स के बाद जीएस घूरिये विभाग अध्यक्ष बने थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ही यूजी लेवल पर जो है पहले ही सबसे पहले क्लासेस शुरू हुई, और पीजी लेवल पर भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ही क्लासेस शुरू हुई, जो कि 1919 में शुरू हुई। 1919 में पीजी लेवल पर शुरू हुआ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, और यूजी लेवल पर 1914 में शुरू हुआ। और समाजशास्त्र का विभाग भी सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ही बना, और जिसके विभाग अध्यक्ष पैट्रिक गिट्स थे। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आप लोग याद रखिए, पैट्रिक गिट्स का संबंध बॉम्बे यूनिवर्सिटी, विभाग अध्यक्ष प्रथम प्रोफेसर, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स, और पैट्रिक गिट्स बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रथम विभाग अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी नंबर 1 है। उसके बाद जो है ये 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई, वो भी अर्थशास्त्र विषय के साथ इसको पढ़ाया जाता था। यानी बॉम्बे से कलकत्ता में 1917 में शुरू हुआ। उसके बाद फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1921 में यह है अर्थशास्त्र विभाग के साथ अंदर जो है समाजशास्त्र पढ़ाया जाने लगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में। यानी पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921 में। लखनऊ यूनिवर्सिटी से राधा कमल मुखर्जी का विशेष संबंधित है, और वो 1921 में हालांकि शुरू हुआ था, लेकिन काफ़ी समय बाद जो है समाजशास्त्र विभाग वहाँ पर बना, और उसमें जो विभाग अध्यक्ष नियुक्त किए गए वो राधा कमल मुखर्जी थे। तो कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, राधा कमल मुखर्जी का संबंध किस यूनिवर्सिटी से है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, कब, या उसके विभाग अध्यक्ष पहले कौन थे, राधा कमल मुखर्जी थे, या लखनऊ यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र किस विभाग के अंतर्गत पढ़ाया गया, या कब से लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ। तो 1921 में आप लोग याद रखिए, अध्ययन अध्यापन अर्थशास्त्र के साथ शुरू हुआ। राधा कमल मुखर्जी जो है विभाग अध्यक्ष इसके बनाए गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये ब्रजेंद्र नाथ शील भी मैसूर यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है समाजशास्त्र विभाग आरंभ किया, और पूछ लिया जाता अक्सर करके कि ब्रजेंद्र नाथ शील ने जो है विभाग कहाँ के विभाग अध्यक्ष है, मैसूर यूनिवर्सिटी के। तो 4 यूनिवर्सिटी आप लोग याद रखिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और मैसूर यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम ये देखते हैं इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, ये भारत की समाजशास्त्र की प्रथम प्रकाशित पत्रिका थी। यानी पूछ लिया जाता है समाजशास्त्र की प्रथम प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी, तो इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी याद रखिए, इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। दूसरी जो पत्रिका थी समाजशास्त्र की वो थी मैन इन इंडिया। मैन इन इंडिया 1921 में प्रकाशित हुई, एस.सी. राय की प्रेरणा से। मैन इन इंडिया पहला था इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, और दूसरा मैन इन इंडिया। और ए विडगरी 1920 द्वारा भारत में समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ये भारत में समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका प्रकाशित की गई विडगरी के द्वारा, लेकिन इंडियन भारत की है, वो भारत की, और ये जरूरी नहीं भारत की हो, विडगरी जो है इनका रोल जरूरी नहीं भारत की पत्रिका में रहा हो। तो ये इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी भारत की समाजशास्त्र की प्रथम प्रकाशित पत्रिका है, और विडगरी भारत में समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। इसके बाद देखते हैं इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1951 भारत में पहला समाजशास्त्रीय संघ
पहला समाजशास्त्री संघ का नाम क्या था? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, जो कि 1951 में बना। ठीक है, तो ये आप लोग तो बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप लोग तैयार करिए। और बड़ी मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और जो भी अगर घूरिये से संबंधित और मजूमदार से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और ये वीडियो मेरा जो है यूजी लेवल के एग्ज़ाम के साथ साथ पीजीटी और हायर और नेट, जो भी समाजशास्त्र जहाँ भी है, अगर उसमें घूरिये या मजूमदार सिलेबस में है तो सबके लिए है ही है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ ये लोग नहीं हैं, तो सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप लोग अच्छे से तैयार करिए, मेहनत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।